नमस्कार मित्रों, एस कांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घाटित करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम हो गया, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो कि धीरे धीरे प्रतियोगिता का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। यदि जो विद्यार्थी गहराई से अध्ययन नहीं करता तो निसंदेह वो थोड़े थोड़े मार्क्स से रुक जाते हैं। इसलिए प्रतियोगिता के इस दौर में आपको डीपली अध्ययन की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ पार्ट के संदर्भ में बताया जाएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको उससे संबंधित तथ्यों की पूरी जानकारी हो जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए या औपनिवेशिक व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीयों ने जो आंदोलन चलाया उसे राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास बहुत विस्तृत और व्यापक है, इसलिए आपको हम एक एक पॉइंट से बताना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीयों ने इस आंदोलन को 3 चरणों में चलाया। सबसे पहला चरण जो शुरू होता है, राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक। इस चरण को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नाम से जाना। दूसरा चरण या द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक, 1919 ईस्वी तक। नेक्स्ट जो तीसरा चरण है या तृतीय चरण, उन्नीस सौ 20 से 1947 ईस्वी तक। तो ये एक विस्तृत इतिहास है। आज मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की। तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कांग्रेस के जन्म से या कांग्रेस के उदय से हुआ। अब आप देखिए, कांग्रेस का उदय, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस औपनिवेशिक काल में बना हुआ एक प्रथम दल था। तो कांग्रेस का उदय क्यों हुआ? कांग्रेस का उदय इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों को यह मालूम था कि भारतीयों पर अगर राज करना है, उन पर शासन करना है, तो उनसे संबंधित या उनकी जानकारियों को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से या ऐसे नेताओं का चयन कर लिया जाए जिसके माध्यम से हम अपनी व्यवस्थाओं को भारतीयों तक लागू कर सकें। हालांकि वह पूर्णतः साम्राज्यवादी थे, लेकिन उनको भी अपने शासन की सहायता के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी और इस संगठन का नाम था। इस संगठन का जन्मदाता एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसकी स्थापना 1800
ईस्वी में मुंबई में की गई, वर्तमान मुंबई। एक संस्कृत विश्वविद्यालय गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में इसकी स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। तो इस तरह से कांग्रेस का संगठन अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया। शुरुआती दौर में यह उदारवादियों का दल था। इसमें मुख्य रूप से फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि लोगों का यह ग्रुप हुआ करता था। इसको कांग्रेस की आलोचना के रूप में क्या कहा जाता है? यह भिक्षावृत्ति का काल था। इसे हम प्रथम चरण को भिक्षावृत्ति का काल कहा जाता है। भिक्षावृत्ति का युग या काल के नाम से जाना जाता था। यह अपनी बातों को अंग्रेजों तक रखते थे और उनसे संबंधित संगठनों के माध्यम से जनता तक ये चीजें पहुंचाई जाती थी। तो ये इसको एक और नाम से नवाजा जा सकता है, ये अंग्रेजों का कवच का। कांग्रेस क्या थी? अंग्रेजों के कवच के रूप में यह कार्य कर रही थी। तो अगर हम देखें तो आप देखिए इस प्रथम चरण की जो शुरुआत हो, तो इस प्रथम चरण की 1885 की सबसे महत्वपूर्ण घटना या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की सबसे बड़ी घटना क्या थी? कांग्रेस का उदय। कांग्रेस का उदय। कांग्रेस के उदय के बाद जो दूसरा चरण हमारा शुरू होता है वह द्वितीय चरण के रूप में जाना जाता है। द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक। यहां तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस को भी अंग्रेजों की मंशा बखूबी समझ में आ चुकी थी। वो समझ चुके थे कि अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहते थे और उसके बदले हमारा प्रयोग करना चाहते थे। तब तक भारत में जन जागरूकता काफी हद तक फैल चुकी थी और अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, एक विशेष नीति जो आप परिचित होंगे, और उस प्रसिद्ध नीति का नाम था फूट डालो और राज करो। राज करो। अंग्रेज इसी नीति को बनाए रखना चाहते थे। चूंकि भारतीय जनमानस अंग्रेजों से परिचित हो रहा था और इस कांग्रेस में जो अभी प्रथम चरण में भिक्षावृत्ति का कार्य कर रहा था, अंग्रेजों के कवच के रूप में कार्य कर रहा था, अब इसने जन जागरण फैलाना शुरू कर दिया और साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ बिगुल बज गई। तो इससे भारतीय जनमानस अंग्रेजों की नीतियों से परिचित हो रहा था। न सिर्फ परिचित हो रहा था बल्कि उन नीतियों का भुक्तभोगी भी हो रहा था। तो द्वितीय चरण में बढ़ते हुए राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए इनमें हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। द्वितीय चरण की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो बंगाल का विभाजन है। बंगाल विभाजन द्वितीय चरण की सबसे महत्वपूर्ण। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। जो आज वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल है, इसको दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, यह पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जातिगत रूप से बांटा गया।
पूर्वी मुस्लिम बाहुल था और पश्चिमी हिंदू बाहुल्य था। तो हिंदू मुस्लिम एकता या भारतीय जनमानस में एकता न हो पाए, इसको ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। और बंगाल विभाजन का आधार संप्रदाय था, संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए इसको, जबकि औपचारिक रूप से क्या कहा गया कि जिससे प्रशासन को सुविधा, यानी अंग्रेजी हुकूमत यह चाहती थी कि बंगाल प्रशासन अच्छी तरीके से चले, इसीलिए उसको क्या किया, बांट दिया। लेकिन वास्तविकता क्या थी, वास्तविकता हिंदू मुस्लिम एकता को विभाजित करना था। तो इस तरह से पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल इसके दो धड़े हो गए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि बंगाल को बांटना, क्योंकि बंगाल एक उस समय कह सकते कि डेवलपमेंट स्टेट था, तो ऐसी स्थिति में जब बंगाल का डिवीजन किया तो भारतीय नेताओं, स्पेशली कांग्रेस के जो प्रसिद्ध नेता थे, उन सब ने इसका विरोध किया। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए अनशन किया, हड़ताल किया, उपवास किया जगह जगह पर। लेकिन इसका जो बैड रूप था उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बंगाल विभाजन के समय लोगों में इतनी कटुता व्याप्त हो गई कि सरेआम, या ये कह से कहते हैं कि उसमें आम पब्लिक में भी वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और कहीं कहीं स्थान पर, कुछ कुछ स्थानों पर काफी मारकाट इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इस तरह से यह द्वितीय चरण बंगाल विभाजन के रूप में महत्वपूर्ण। तो इस तरह से आपने समझा कि प्रथम चरण में आपने देखा कि कांग्रेस का उदय हुआ, द्वितीय चरण में आपने समझा कि बंगाल का विभाजन हुआ, और नेक्स्ट अब आपको मैं तृतीय चरण की ओर ले चलता हूं। तृतीय चरण, राष्ट्रवाद का जो तीसरा चरण है 1920 से 1947 तक चलता है। इसे गांधी युग कहते हैं, गांधी युग, गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। यह गांधी युग क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीति में गांधी जी का पदार्पण होता है और गांधी जी ने जो सबसे पहला जन आंदोलन था उसे असहयोग आंदोलन के रूप में चला। असहयोग, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कहां तैयार की गई? असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तैयार। कलकत्ता अधिवेशन में तैयार। तो कलकत्ता अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जन जागरण चल, क्योंकि उस समय तक भारतीय जनमानस अंग्रेजों के अत्याचारों से ऊब चुकी थी। तो व्यापक पैमाने पर जन समर्थन मिला और इस जन समर्थन को देखते हुए 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए उस निर्णय के आधार पर गांधी जी ने एक जन आंदोलन चलाया जिसका नाम असहयोग आंदोलन पड़ा। असहयोग आंदोलन की मुख्य बातें क्या थी? इसकी जो मुख्य शर्तें थी उसमें सबसे पहला है विदेशी वस्तुओं का परित्याग। विदेशी वस्तुओं का परित्याग। दूसरा उपाधियां वापस करना। तीसरा सरकारी प्रतिष्ठानों का बहिष्कार।
इस प्रकार से विदेशी वस्तुओं को लोगों ने क्या किया, परित्याग करना शुरू कर दिया और उसके बदले में उन्होंने स्वदेशी अपनाया। स्वदेशी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये महत्वपूर्ण शर्तें थी। विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया गया, उपाधियों का अंत कर दिया, वापस कर दिया गया। सरकारी प्रतिष्ठानों में जो लोग सरकारी न्यायालयों में, ऑफिसों में लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया, सरकारी प्रतिष्ठानों से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया और इस तरह से स्वदेशी वस्तुओं की बाढ़ सी आ गई। और इसका जो मुख्य इस आंदोलन का जो प्रतीक माना गया वो था चरखा। चरखा, इन क्रांतिकारियों ने, आंदोलन के लोगों ने अपने स्वदेशी को बढ़ाने के लिए चरखा को एक प्रतीक के रूप में रखा गया। यह आंदोलन काफी, इस आंदोलन की सक्रियता पूरे भारतवर्ष में दिखी और परिणाम क्या हुआ कि यह आंदोलन अपने चरम अवस्था तक पहुंच गया। लेकिन उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में, संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो एक ऐतिहासिक स्थान, चौरी चौरा। चौरी चौरा नामक स्थान पर इन क्रांतिकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। उग्र क्रांतिकारियों ने एक थाने में आग लगा दिया, जिससे लगभग 22 सिपाही और एक दरोगा जिंदा जलकर राख हो गए। इससे गांधी जी की काफी आलोचना हुई और इस आलोचना का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से चल रहे आंदोलन को, गांधी जी को बंद करना पड़ा और 1922 ईस्वी में यह आंदोलन स्टॉप कर दिया गया और गांधी जी को राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। तो मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। निसंदेह से महत्वपूर्ण चीजों को हमने इसमें समाहित किया है और इससे निसंदेह आपको आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें निसंदेह कुछ न कुछ अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।